नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र सरकार में आए नए सियासी संकट की, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की, देखेंगे विज के तीखे तेवर से संकट में आई सैनी सरकार को, दिल्ली में सीएम को लेकर हुई अहम बैठक को, जानेंगे क्यों राज्यपाल के निशाने पर आई ममता बनर्जी और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कैसे विदेशी रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खोल दी मोदी सरकार की पोल। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा फ्री राशन और पैसा मिल रहा इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते। बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी याचिका पर की सुनवाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ फिर थामा कांग्रेस का हाथ, बुधवार को की सदस्यता ग्रहण। आम आदमी पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस लगा सकती है मकोका, भगोड़े आरोपी की हिरासत से भगाने में मदद से जुड़ा है मामला। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले पर राउत रेवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार दोषी करार, सजा पर अगली बहस 18 को। विवादित बॉल पर शिकंजे में फंसे रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, साइबर सेल ने 30 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, अब पूर्वा मखीजा से भी पूछताछ जारी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की अहम खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सहयोगी दलों के नेताओं में ठनी हुई है, एकनाथ शिंदे नाराज हैं, अजित पवार को फडणवीस के कुछ फैसलों पर ऐतराज है। तो वहीं अब इस बीच फडणवीस की मंत्री पंकजा मुंडे के बगावती तेवरों ने भी बीजेपी हाईकमान को टेंशन में डाल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के गठन से पहले से चला आ रहा घमासान थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा। हर दिन के साथ राज्य में नई सियासी जंग देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राज्य की राजनीति में एक नई हलचल तब शुरू हो गई जब दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि अगर उनके पिता के समर्थक इकट्ठा हो जाए तो वो एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने ये चौंकाने वाला बयान रविवार 9 जनवरी को नासिक में स्वामी समर्थ केंद्र के कार्यक्रम में दिया, जहां उन्होंने कहा कि उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या और ताकत है कि वो एक अलग राजनीतिक दल का रूप बना सकते हैं। बीजेपी के मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बयान उन्होंने अपने दिवंगत पिता की याद में भावनात्मक रूप में दिया या फिर इसके पीछे भाजपा को कोई संकेत देने की मंशा है। क्या वो भाजपा से अलग होकर नया दल बनाने की सोच रही? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान को देखते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुंडे ने अपने बयान के जरिए बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने की कोशिश की है। बता दें, पंकजा मुंडे को लेकर कहा जाता है कि महाराष्ट्र में उनके राजनीतिक करियर को ही खत्म करने की साजिश की गई है। विधानसभा चुनाव तक उन्हें हरा दिया गया। उन्होंने खुद कई बार अपना दर्द भी बयां किया है। भाजपा ने खानापूर्ति के लिए उन्हें विधान परिषद में भेजकर उन्हें मंत्री बनाया है, लेकिन उनसे छोटा पोर्टफोलियो दिया गया है। ऐसे में अब उनके इस बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो भाजपा से अभी भी नाराज है और कोई नई राजनीतिक राह तलाश रही है। बताते चले, पिछले कुछ समय से पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति से दूर चल रही थी, लेकिन उनके इस बयान ने उन्हें चर्चा में ला दिया है, साथ ही बीजेपी की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। देखना होगा कि इसका असर बीजेपी पर क्या होगा। चुनाव आयोग और उसकी पारदर्शिता पर पिछले कुछ वक्त से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ईवीएम का मुद्दा भी सुर्खियों में बना हुआ है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में हुए चुनाव पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम के सत्यापन पर जवाब मांगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश देते हुए साफ कह दिया है कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखा जाए, इसका डेटा डिलीट ना किया जाए। इतना ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से सख्त लहजे में ये भी पूछा कि वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कैसे रखा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस भी बताया जाए। ऐसे में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए। इसमें दावा किया गया कि मतगणना के बाद ईवीएम का डेटा हटा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे बचाकर रखा जाना चाहिए ताकि जब जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि वो ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाए और न ही वोटिंग मशीनों से कोई डेटा दोबारा लोड करे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसके लिए कुछ दिनों का वक्त चुनाव आयोग को दिया गया है। इसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले हफ्ते में सुनवाई की बात कही है। बताते चले, याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग भी ठुकरा दी थी। लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के एक हफ्ते के भीतर ईवीएम के बंट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। फिलहाल दिल्ली चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना होगा इस पर चुनाव आयोग कब तक जवाब दाखिल करता है। महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बीजेपी की खुद की सरकार में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। हाल ही में अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को निशाने पर लिया था और कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। ऐसे में बीजेपी ने विज को नोटिस देकर जवाब मांगा, जिस पर अनिल विज का जवाब भी सामने आ गया है। तो क्या कुछ कहा विज ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बीजेपी के भीतर चल रही कलह किसी से छिप नहीं रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने वाले मंत्रियों ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल रखा है। आलम तो यह है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज हो या राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की मंत्री पंकजा मुंडे हो, हर कोई बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चाबंदी में लगा हुआ है। हालांकि बौखलाहट में आई बीजेपी ने भी बगावत पर उतरे मंत्रियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस बीच हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार 10 फरवरी को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर विज ने कहा है कि वो इस नोटिस का जवाब जल्द ही हाईकमान को देंगे। जानकारी के मुताबिक विज मंगलवार की शाम बेंगलुरु से वापस लौटे हैं। वो 3 दिन से प्रदेश से बाहर थे। लौटने के बाद चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी वो वापस आए, अपने घर जाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद तसल्ली से अपना जवाब लिखकर हाईकमान को भेजेंगे। इसी के साथ अपने तीखे तेवर बरकरार रखते हुए मंत्री विज ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए से नोटिस के बारे में पता चला है, लेकिन वो इसका जवाब मीडिया के जरिए नहीं देंगे, सीधा पार्टी हाईकमान को ही देंगे। इधर विज के लौटते ही सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार 11 फरवरी को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसे में हरियाणा में जारी उठापटक को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। बताते चले, अपने बेबाक अंदाज के पहचाने जाने वाले अनिल विज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तब से वो लगातार उड़न खटोले में उड़ रहे हैं। इसके अलावा विज के बगावती तेवरों ने बीजेपी हाईकमान को भी संकट में डाला हुआ है, जिसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में बीजेपी किसे अपना सीएम बनाएगी, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। पार्टी में इसको लेकर घमासान भी मचा हुआ है। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई, जहां गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच लंबी एक चर्चा हुई। तो क्या कुछ हुआ तय, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की जा सकी है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से हो रही देरी पर विपक्ष के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अंदर ही सीएम चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल अलग अलग चेहरों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात से हर कोई वाकिफ है कि बीजेपी हाईकमान का दावों के उलट फैसले लेने का तरीका पुराना है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा जा चुका है, जहाँ बीजेपी ने अपने फैसलों से हर किसी को चौंकाया है। ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि दिल्ली का सीएम आखिर कौन होगा। हालांकि कल रात यानी 11 जनवरी मंगलवार को इस मामले में हुई 2 दिग्गजों की बैठक के बाद जो अंदरूनी खबरें आ रही वो ये बता रही हैं कि 16 फरवरी के बाद कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रात को करीब 1 घंटे तक बैठक चली। बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें, अमित शाह से हुई मुलाकात से पहले जेपी नड्डा दिल्ली के कुछ विधायकों से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इन विधायकों से मुलाकात कर सीएम के नाम को लेकर उनका मन टटोला था। सूत्रों की माने तो दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बार चुने गए विधायकों में से ही होगा, यानी सांसदों या बाहर से किसी को लाकर ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। हालांकि इन सब के परे कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी इस साल होने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए दिल्ली में कोई पूर्वांचल बैकग्राउंड वाला सीएम दे सकती है। फिलहाल दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पुराने मामले में 11 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस नोटिस की रडार पर ममता बनर्जी के साथ ही 3 और नेता भी आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 8 महीने पुराने केस को लेकर बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजकर राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री के बीच की जंग को फिर तेज कर दिया है।
दरअसल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से कहा गया है कि आपने राज्यपाल का मानहानि किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11-11 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका जाएगा। बता दें ये नोटिस तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक संयंतिका बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार को भेजा गया है। पहली बार देश के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला मई 2024 का है, जब बंगाल के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बारानगर सीट से संयंतिका बनर्जी और भगवान गोला सीट से रैयत सरकार ने जीत हासिल की। दोनों विधायकों की शपथ को लेकर पेच फंस गया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का अधिकार नहीं दिया। राज्यपाल का कहना था कि डिप्टी स्पीकर दोनों को शपथ दिलाएं। वहीं इस पर दोनों विधायकों ने राजभवन जाकर भी शपथ लेने से इनकार कर दिया। इन विधायकों का कहना था कि राजभवन सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। मामले पर ममता का कहना था कि राजभवन महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता से राजभवन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि इस घटना के दौरान ही दोनों विधायकों ने राज्यपाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसका कानूनी नोटिस अब भेजा गया है। बताते चले, ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्यपालों से तनातनी कोई नई बात नहीं है। अक्सर ममता सरकार में राज्यपाल से टकराव चरम पर रहा है। फिलहाल देखना होगा इसका जवाब ममता की तरफ से क्या आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावों की न केवल पोल खोल दी है, बल्कि कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 में सत्ता में आने के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी भारत के भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इन दावों की उलट आई एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है, जहां भारत की रैंकिंग में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भारत 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96 नंबर पर आ गया है। बता दें 2023 में भारत 93 नंबर पर था, यानी इसका मतलब साफ है कि भारत में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में ये आंकड़े न केवल मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि देश के लिए बेहद गंभीर स्थिति की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इसी के साथ भारत के स्कोर की बात की जाए तो 38वें स्कोर पर भारत की रैंकिंग दी गई है। इस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में शामिल तमाम पड़ोसी देशों की बात की जाए तो चीन 76वें नंबर पर आया है, तो वहीं पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है। वो 133 से 135वें नंबर पर आ गया है। वहीं श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें नंबर पर बना हुआ है। इनके अलावा बात की जाए उन देशों की जहां सबसे कम भ्रष्टाचार है, तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर डेनमार्क बना हुआ है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तो तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। बता दें इस इंडेक्स के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तरों के आधार पर 0 से लेकर 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। ये मापता है कि विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार प्रत्येक देश का सार्वजनिक क्षेत्र कितना भ्रष्ट है। फिलहाल इस रैंक में भारत की स्थिति ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। अब देखना होगा इस पर मोदी सरकार का क्या जवाब आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।